तो पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात के लिए 28 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। सियासी पार्टियों के जरिए अपने अपने उम्मीदवारों के नामों के ऐलान का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। सूबे के 52 जिले में 223 असेंबली सीटें हैं और लेकिन मुस्लिम नुमाइंदगी की बात की जाए तो यहां से पार्लियामेंट में नुमाइंदगी 0 है, जबकि असेंबली में सिर्फ एक मुस्लिम नुमाइंदा है। यही नहीं है, अगर सूबे में गुज़श्ता 25 सालों की बात करें तो 10 साल की कांग्रेस की हुकूमत और 15 साल की बीजेपी हुकूमत में मुसलमानों से वोट तो लिया गया, लेकिन मुसलमानों के मसाइल हाशिए पर ही रहे। गुज़श्ता 15 सालों में बीजेपी ने न तो सर्चर कमेटी को लागू किया और न ही अक़लियती इदारों में तकर्रुरी की गई। हज कमेटी, उर्दू अकादमी, मसाजिद कमेटी में सालों से किसी की तकर्रुरी नहीं की गई। मदरसा बोर्ड तो है, लेकिन इसमें चेयरमैन के अलावा बोर्ड के अराकीन के नाम पर किसी की तकर्रुरी नहीं की गई है। यही वजह है कि इस बार के असेंबली इंतखाबात में मुस्लिम समाज खुद को हाशिए पर खड़ा देख रहा है। तो गुज़श्ता असेंबली इंतखाबात में बीजेपी ने असेंबली की 233 सीटों में से 1 टिकट और कांग्रेस ने 4 टिकट दिए थे। इसके बावजूद सियासी पार्टियों के दावे कुछ भी हों, रजनीश अग्रवाल क्या कहते हैं, जो तर्जुमान हैं बीजेपी के, और साथ ही कांग्रेस के तर्जुमान का क्या कहना है, पहले इनको हम सुनाते हैं। बच्चों की शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, तमाम प्रकार की सामाजिक सुरक्षा का मामला हो, कहीं कभी भेदभाव नहीं हुआ। जो कहते थे कि मुसलमानों को भाजपा के वोट नहीं मिलते, ये हमसे कई प्रकार के आरोप लगाते थे धर्म के आधार पर, आज बिना किसी जाति पंथ मजहब के हर वर्ग के हर क्षेत्र में वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं और ये भरोसा 15 सालों में बना है, आगे और बना रहेगा। इसलिए ये 15 साल बेमिसाल हैं और लगातार शिवराज जी को अल्पसंख्यक वर्ग का आशीर्वाद भी है। नहीं, देखिए, इसमें जो सरकार की रिपोर्टें हैं, वो जो रिपोर्टें जो कह रही हैं वो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं, बहुत सी जो है सर्चर कमेटी की रिपोर्ट्स हैं। सारी चीज़ें देश के अंदर एक वातावरण बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है माइनॉरिटी को लेके, और उनका अगर विकास मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है, मध्य प्रदेश में आप ये तो देखें विधानसभा में क्या उत्तर दिए हैं। सांप्रदायिक जो है दुर्घटनाएं यहाँ पर मध्य प्रदेश में कितनी हुई हैं, ये विधानसभा में जवाब दिया है मध्य प्रदेश की सरकार ने। आप वो आंकड़े पढ़ेंगे हैरान रह जाएंगे। ये एक तरफा काम करने वाली सरकार है और इसको लेकर ध्रुवीकरण करने वाली सरकार है, इसलिए उनकी जो है परिस्थितियों में कोई विकास नहीं हो पा रहा है। तो ये दो जो सियासी पार्टियां, उनके नुमाइंदे थे जिनको आप सुन रहे थे। बीजेपी का दावा है कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी तफरीक के, मजहबी तफरीक या किसी और तरह के इम्तियाज के, सबके लिए काम हुआ है मध्य प्रदेश में। जबकि जो कांग्रेस के तर्जुमान है वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इनका एक अलग ही रवैया है, इनका एक रुख है और ये उसी के लिए जाने जाते हैं और इसीलिए ऐसा काम कर रहे हैं। अवाम का या जो अक़लियतों की तंजीमें हैं उनके नुमाइंदों का क्या कहना है, मैं आपको बाद में सुनाऊंगा। पहले सीधे रुख करते हैं अपने नुमाइंदे मेहताब आलम का, जो इस वक्त हमारे साथ भोपाल से जुड़ चुके हैं। मेहताब, एक ऐसे मौके पर जब मध्य प्रदेश जो है इंतखाबात के दरवाजे पर खड़ा है और सभी पार्टियां, वहां पर खासतौर से 2 पार्टियां ही हैं, बुलंद बांग दावे कर रही हैं, हकीकत क्या है? देखिए, हकीकत यह है कि माइनॉरिटीज़ के जो इश्यूज़ हैं, अक़लियतों की जो चीज़ें, अगर हम पिछले 25 साल की बात करते हैं, जिसमें 10 साल कांग्रेस के और 15 साल भारतीय जनता पार्टी के हैं, इसमें दावे किए गए, वादे किए गए, हुकूमतें बदली, लेकिन अक़लियतों का चेहरा, अक़लियतों के मसाइल नहीं बदल सके। इसकी वजह यह है कि दोनों पार्टियाँ वोट तो चाहती हैं, लेकिन इक़्तिदार में हिस्सेदारी वो नहीं देना चाहती हैं। अगर मैं मध्य प्रदेश की 230 असेंबली सीटों की बात करूं तो 35 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर जो 28% से लेकर 42% है, लेकिन यहाँ पर भी सियासी पार्टियां मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं देती हैं। जब आप नुमाइंदगी नहीं देंगे, जब आप उनको टिकट नहीं देंगे, तो जाहिर सी बात है असेंबली में उनकी नुमाइंदगी नहीं होगी। मैं आपको बताता चलूँ कि मध्य प्रदेश में 29 जो पार्लियामानी सीट है, लेकिन पिछले असेंबली इंतखाबात की बात करें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान से लेकर हरियाणा तक आप चले जाइए, दिल्ली तक, उसमें से किसी एक भी पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार को पार्लियामेंट में टिकट नहीं दिया। और अगर मध्य प्रदेश असेंबली इंतखाबात की बात करें तो जहाँ पर जो है 230 सीटों में कांग्रेस ने 4 टिकट दिए थे और भारतीय
जनता पार्टी ने सिर्फ एक, जबकि सूबे में 2003 से अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अब 3 बार के इलेक्शन हो चुका, 3 बार के इलेक्शन में आप सबका साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें सिर्फ एक बार एक मुस्लिम उम्मीदवार को आपने टिकट दिया, तो सबका साथ सबका विकास कैसे हो सकता है? यहाँ पर मैं आपको ये भी बता चलूं कि इसी मध्य प्रदेश में किसी जमाने में 500 जो है, जब 56 में मध्य प्रदेश बना है तो 578 उर्दू मीडियम स्कूल थे, लेकिन अब यहाँ पर कुल 128 उर्दू मीडियम स्कूल बचे हैं। बात सरकारों से बात कीजिए, इनके नुमाइंदों से बात कीजिए, तो वहाँ पर जो है किसी की तकरीर की बात नहीं की जाती है। एक जो है 95,000 टीचर्स की तकरीर की गई, लेकिन उसमें उर्दू टीचर कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। अकलियतों के दूसरे इदारों की बात करें, हज कमेटी की बात करें, यहाँ पे कोई नहीं है। 2013 से मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी में किसी का तकर्रुर नहीं हुआ, मसाजिद कमेटी में जो है 2012 से किसी तकर्रुर नहीं हुआ। गुज़िश्ता 3 सालों से न्यूज़ 18 ने बार बार खबर दिखाई कि मदरसा बोर्ड के जो टीचर हैं उनको 3 साल से तनख्वाह नहीं मिली है। तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि जो है सरकारों का जो दावा है, जो सबके साथ की बात कर रहे हैं, सबके विकास की बात कर रहे हैं, वहां पर मुस्लिम मसाइल हाशिए पर खड़े हैं। वहीं पर कांग्रेस की अगर हम बात करें, कांग्रेस वोट तो लेना चाहती है। इसी कांग्रेस पार्टी ने 1980 में 20 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, जिसमें से 14 चुनकर असेंबली में आए थे। अब वही कांग्रेस जो है 4 मुसलमानों को टिकट देती है। तो इसके यही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी, बल्कि कांग्रेस भी जो है, क्योंकि इस वक्त का जो इलेक्शन हो रहा है तो एक हार्ड हिंदुत्व पर नजर आ रही है, तो दूसरे सॉफ्ट हिंदुत्व पर काम कर रही है। ऐसे में मुसलमानों की बात करें, दूसरी अकलियतों की बात करें, तो अपने आप को हाशिए पर ही खड़ा पाते हैं। एक और अहम बात है, वो दूसरी बात यह है कि लगभग हर तंजीम, हर सियासी पार्टी, तंजीम ना कहकर मैं सियासी पार्टी का लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, बीजेपी की भी जो एक अक़लियती सेल है जहां पर माइनॉरिटीज़ के इश्यूज और उनसे लेकर जो तरक्याती काम होने हैं, वो उनको एक प्लेटफॉर्म है कि वो उठाएं, अपनी सरकार, अपनी ही पार्टी की सरकार पर को आगाह करें कि हमें ये चीज़ें चाहिए, हमारे पास है नहीं। पहला। दूसरा ये कि एक अवामी जो एक मूवमेंट होता है, जो उर्दू से जुड़ी तंजीमें हैं या माइनॉरिटीज़ के मसाइल की नुमाइंदगी की जो दावे करती हैं, क्या इन लोगों ने भी अपना काम नहीं किया, या सिर्फ ये समझा जाए कि इलेक्शन करीब है तो अब कैमरे के सामने आकर शिकायत करना जो इसका सिलसिला चल पड़ा है? नहीं विशाल, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं उर्दू तंजीमों की बात करूं तो जो है पिछले 6 महीनों में कम से कम 20 बार गवर्नर के पास, सीएम के पास, वज़ीर तालीम के पास उर्दू की तंजीमों ने रिप्रेजेंटेशन दिया, एहतजाज किया कि उर्दू टीचर का अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल की बात करें, जो यहाँ पे मुमताज़ फ्रीडम फाइटर बरकतुल्लाह भोपाली के नाम पर जो है यूनिवर्सिटी कायम है, लेकिन यहाँ पर शोबा उर्दू नहीं है। और यहाँ पर लिसानियात के तहत जो बच्चे तहकीक का काम करते हैं, उर्दू के तलबा हिंदी में अपनी थेसिस लिखने को मजबूर हैं। इसी यही हाल दूसरी तंजीमों का भी है, दूसरे इदारों का भी है। भाई जैसे मैं आपको बताऊं कि मध्य प्रदेश में मसाजिद कमेटी का कयाम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भोपाल स्टेट की मर्जर की जो से वजूद में आया था। जो सुप्रीम कोर्ट ने 13 मई 1993 को ऑर्डर भी दिया है कि जो है यहाँ पर जो है उसको नाफिज किया जाए, लेकिन चाहे कांग्रेस की हुकूमत रही हो या भारतीय जनता पार्टी की, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के काम को लागू नहीं किया। और आज भी मसाजिद कमेटी जो इमाम मुअज्जिनीन है 1800-1500 रुपए पर काम करने को मजबूर है। ये जो रिपोर्ट आपने भेजी है मुस्लिम विकास परिषद मध्य प्रदेश के मोहम्मद माहिर, उनका जरा सुनते हैं बयान, वो क्या कह रहे हैं। साथ ही इकबाल मसूद है, सेक्रेटरी मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी मध्य प्रदेश, ये दोनों इस मौजू पर क्या कहते हैं, इनका रद्देमल हम सुनाना चाहेंगे नाज़रीन को। तो सुनिए, जो मुस्लिम तंजीमों से जुड़े लोग हैं वो क्या कह रहे हैं मुसलमानों के मसाइल और सरकार के इस अमल पर। देखिए, 15 साल बीजेपी ने सरकार चलाई, इससे पहले कांग्रेस की थी, लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि मुस्लिम मसाइल पर किसी को दिलचस्पी कभी रही नहीं। दोनों पार्टियाँ, क्योंकि मध्य प्रदेश में यही 2 मेन पार्टियाँ हैं, इनके बीच में इलेक्शन होता है और आज तक इस पर उन्होंने कोई गौर नहीं किया। सच्चर कमेटी और सांप्रदायिक बिल की बात है या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को ज़मीन देने की बात है, ये कांग्रेस के यूपीए गवर्नमेंट के ज़माने में था। उस टाइम स्टेट गवर्नमेंट कांग्रेस की मध्य प्रदेश में थी, लेकिन उन्होंने उस पर कोई दिलचस्पी नहीं ली। उसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर जब सरकार बीजेपी की आई तो शिवराज सिंह चौहान ने साफ मना कर दिया सच्चर कमेटी में बात करने के लिए, और यूनिवर्सिटी वाले मामले के अंदर लेके बात उन्होंने मना कर दिया। तो हमें तो दोनों लोगों ने मायूस किया है। असल में तो मुसलमानों से उन्हें कोई दिलचस्पी ही नहीं। जब मुसलमानों से ही दिलचस्पी नहीं है तो हाशिया पे करना और ना करना कोई माने ही नहीं रखता। उनकी नज़र में हिंदुस्तान में मुसलमान नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। क्या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो चाहते ही नहीं है कि मुसलमानों की कोई नुमाइंदगी की जाए। आज़ादी के बाद से अब तक जितनी पार्लियामेंट के अंदर मेंबरान रहे हैं, उसमें मुसलमानों की तादाद धीरे धीरे 0 की तरफ बढ़ रही है। मध्य प्रदेश के अंदर तो 0 हो ही गई है। तो उनको जब दिलचस्पी नहीं है तो आपके मसाइल से क्या दिलचस्पी?
अब वोट का मामला ये है कि कुछ लोगों को वोट देना है और वो समझते हैं कि कुछ देंगे, कुछ पार्टियां समझती हैं कि उनको वोट देंगे ही नहीं, तो उनकी कोई दिलचस्पी नहीं। ये अब हमारा काम है कि हम इसके लिए कोशिश करें, अपनी अहमियत जताएं और ऐसे लोगों को वोट दें ताकि हमारे यानी मुसलमानों के मसाइल से वो दिलचस्प। मेहताब, मैं यही जानना चाह रहा था, जनाब ये अभी कह रहे थे कि ये हमारा काम है, हमें चाहिए, तो ये हमारा काम है, हमें चाहिए, ये उस साल में क्यों याद आ रहा है, या फिर इंतखाबात से ऐन कबल क्यों याद आ रहा है? जब सरकार या हुकूमत का क़याम हुआ था तब से लगातार एक मूवमेंट क्यों नहीं किया गया? क्यों अक़लियत के लोग अपने मसले को लेकर मेहनत नहीं करते, मांगे नहीं रखते, अपनी ज़रूरतें बताते नहीं कि हमारी ज़रूरत आपको कितनी है या हम आपके लिए कितना ज़रूरी है? यकीनी तौर पर जो बात कि आपने जो सवाल खड़ा किया है अक़लियतों की तंजीमों की, ये कोताही है। और ये कहें कि लाइलमी है कि उनको अपने मसाइल से खुद पता नहीं कि उनके अपने मसाइल क्या है, उसका मरज़ क्या है। वो चाहती हैं कि हुकूमतों को जब ये चीज़ मालूम है, और जो हुकूमतों की जो बहुत सारी जो है कमीशन जो बने हैं, उन्होंने जो है एक मरज़ बता दिया तो हुकूमतें उसका इलाज करेंगी। लेकिन ये भूल जाते हैं कि माँ भी उस वक्त तक बच्चे को दूध नहीं पिलाती है जब तक कि बच्चा रोता नहीं है। अगर अक़लियतों की बेदारी की बात करें तो मध्य प्रदेश में जितनी भी ज़िले हैं, यहाँ पर अक़लियतों की जो इदारे हैं, जो तंजीमें हैं, ये इसमें ज़्यादातर तंजीमत हुए हैं कि जो पॉकेट ऑर्गेनाइजेशन है, ये जब इलेक्शन आता है तो किसी न किसी तरीके से प्रेशर ग्रुप की तरह जो है अपना काम करती हैं, या कुछ ये भी कह सकते हैं कुछ लेने देने के हवाले से जो है किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से काम करती हैं। यही वजह है कि मुसलमानों का दर्द जो है लाइलाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे हम मसाजिद कमेटी की बात करें, चाहे मदरसा बोर्ड की बात करें। अब मैं आपको एक मिसाल भी बताता चलूँ कि 1956 में मध्य प्रदेश जब बना है तो यहाँ पर जो सरकारी इदारों में मुस्लिम नुमाइंदों को उनकी जो नुमाइंदगी थी मुस्लिम समाज की वो 32% थी, लेकिन अब जो है 2.17% है। जाहिर सी बात ये वाज़ेह होता है कि जबकि मुसलमानों का तालीमी फीसद जो है बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकारी इदारों में अगर मुलाजमत की बात कर रहे हैं तो ये तनासुब कम होता जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं जो हमें एक तासुब दिखाई दे रहा है कि हुकूमत की तरह सतह पर एक तासुब है, दूसरी तरफ पर यह भी है कि जो अक़लियती तंजीमें हैं वो अपनी बेदारी का सबूत नहीं। चलिए मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने खुद ये बात कही है कि लापरवाही रही है, कोताही रही है। खुद अब मौका शायद ये नहीं है, जैसा वो हमारे मेहमान भी कह रहे थे कि हमें खुद अपने लिए मेहनत करनी होगी और हमारी ज़रूरत कितनी है किसी भी सियासी पार्टी को इसका एहसास कराना होगा। शुक्रिया आपका मेहताब इस खबर पे जानकारी देने के लिए। और अब जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, हम दूसरी खबर का रुख करेंगे, लेकिन पहले आपको ये बता दें कि ये खबर है उर्दू को लेकर के डाक महकमा उर्दू को लेकर कैसे लापरवाह है। और एक बार फिर आपको बता दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी महकमे डाक को आगे बढ़ाने के लिए पोस्ट पेमेंट बैंक जैसे इक़दामात कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब महकमा डाक अपनी सुस्त रफ्तारी से बाज नहीं आ रहा है। महकमा डाक के गैर संजीदा रवैये का खामियाजा दिल्ली के उर्दू पब्लिशर्स को भुगतना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। उर्दू पब्लिशर सुहेल सिद्दीकी और मोहम्मद तारिक न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी डाक खाने के रोज चक्कर लगा रहे हैं और वो इस बात को लेकर परेशान हैं कि डाक महकमा गुज़िश्ता 5 महीने से वैल्यू पे पार्सल की पेमेंट अदा नहीं कर रहा। काफी दबाव बनाने और वजारत राब्ता आमा में शिकायत के बाद सिर्फ 8,000 का चेक इन्हें मिला है। खामोशी से 5 महीने से पोस्ट ऑफिस का सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया है, जो ये रिकॉर्ड करता था कंप्यूटर्स में पूरे इंडिया में कि कोई रजिस्ट्री जारी है या कोई स्टैम्प खरीदता है या कोई यहाँ से वीपीपी भेजता है या कोई भी चीज़ मेल भेजता है, उसका एक बारकोड से रिकॉर्ड होता है। तो जो हमारा पेमेंट्स ऑल ओवर इंडिया ये लोग रिसीव कर रहे हैं उसका रिकॉर्ड नहीं हो रहा, वो हमें मिल नहीं रहा। हम 5 महीने से इनसे मांग रहे हैं कि हमारा पेमेंट दीजिए, और हर महीने का पेमेंट लाखों में एक्यूमुलेट हो गया है। और हमारे छोटे मैगजीन्स हैं, हर महीने का मैगजीन का सेल आता है तो हमारा नेक्स्ट इशू निकलता है। तो ये ऐसे 15 मैगजीन्स हैं पूरे ओखला के अंदर, 15 पब्लिशर्स हैं जो उर्दू के पब्लिशर्स हैं, बड़े पब्लिशर्स भी हैं, छोटे पब्लिशर भी हैं। इन लोगों को सीरियस फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया है सरकार की इस पॉलिसी की वजह से। न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के इस डाक खाने से लगभग 15 उर्दू पब्लिशर अपनी मैगजीन पोस्ट करते हैं, लेकिन 22 मई के बाद इन्हें पेमेंट मिलना बंद हो गई। न्यूज़ 18 ने डाक खाने में ओहदेदारों से बात की तो पता चला नया सॉफ्टवेयर यहाँ लाया गया है,
लेकिन मुलाजमीन को इसकी ट्रेनिंग नहीं दी गई। सर एक्चुअली अभी तो पिछले 3-4 महीने से कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। पहले सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन मई के महीने में इन्होंने CSI किया है। CSI मीन्स सॉफ्टवेयर चेंज किया है, अपग्रेड किया है। अपग्रेड करने के बाद काफ़ी कुछ प्रॉब्लम फेस हो रही है पेमेंट के लिए। इनफैक्ट कंप्लेंट्स भी बहुत ज़्यादा आ रही है कि लोगों को डाक नहीं मिल रही है, और उस कंप्लेन की वजह से हमें कई बार दोबारा पोस्टिंग करनी पड़ रही है। डाक महकमे ने एक RTI के जवाब में सॉफ्टवेयर की गड़बड़ी को कबूल तो कर लिया है, लेकिन यह मसला कब ठीक होगा इसका कोई जवाब डाक महकमे के पास नहीं है। पब्लिशर परेशान है कि उनको पैसा नहीं मिल पा रहा है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि जो पोस्ट ऑफिस हैं उनकी हालत सुधरे, उनके अंदर इस्लाहात किए जाएं। इसी को लेकर के उन्होंने पोस्ट पेमेंट बैंक भी बनाया गया है, लेकिन दूसरी तरफ डाक महकमे का यह हाल है कि वो एक सॉफ्टवेयर अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है। इससे साफ है कि यहाँ पर किस बड़े पैमाने पर इस्लाहात की ज़रूरत है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और अब सीधे रुख करेंगे दिल्ली के नुमाइंदे खुर्रम का। खुर्रम, क्या लग रहा है कि ऐसे मामले एक के बाद एक आते चले जाएंगे, उनका सिलसिला थमेगा नहीं? उर्दू के साथ ये बर्ताव, जो सौतेलेपन जैसा व्यवहार है, बर्ताव है, ये रुकेगा नहीं? खुर्रम, आपको आवाज मिल रही है? खुर्रम, आपको आवाज़ मिल पा रही है? देखिए विशाल, जिस तरह की इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके बाद से लगातार ये मामला सिर्फ जो है ओखला के जो है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी पोस्ट ऑफिस से निकल कर आया था। बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है मेरे पास। ये मामला जो निकल कर सामने आया वो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के एक पोस्ट। जी हाँ, आपकी आवाज़ मिल रही है मुझे, आपकी आवाज़ मिल रही है मुझे। ये मामला न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के पोस्ट ऑफिस से निकलकर सामने आया था, जहां पर यह शिकायत सामने आई थी कि 15 जो उर्दू पब्लिशर्स हैं उनके लिए एक मसला पैदा हो गया है। लेकिन जब धीरे धीरे जिस तरह से मालूमात हमारे पास आ रही हैं उससे साफ है कि कई और जगहों पर भी इस तरह का मामला सामने आया है। कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान की जो मैगज़ीन है उर्दू दुनिया, वो भी इसी पोस्ट ऑफिस से आती है न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के, यहाँ उसके साथ भी यही मसला है। इसके अलावा जो उर्दू चौथी दुनिया हो गया अखबार, या दूसरे जो अखबार हैं हुमा डाइजेस्ट है, इस तरह की जो मैगज़ीन्स हैं उनके साथ भी ये मसला पैदा हुआ है। देखा जाए तो 22 मई को टाटा कंसल्टेंसी का जो सॉफ्टवेयर था उसको लागू किया गया ताकि बेहतर तौर पर काम हो सके, लेकिन ये सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है। हमने बात की अंदर जा करके पोस्ट ऑफिस के लोगों से, उनको ट्रेनिंग तो दी गई है लेकिन कुछ को ट्रेनिंग नहीं मिली, कुछ को अधूरी ट्रेनिंग मिली, और तो ये सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से सारा मसला पैदा हो रहा है। लेकिन कोई भी ये बताने को राजी नहीं है कि कब तक सही होगा। हम इसी मामले को लेकर के मैं खुद गया था जो हेड ऑफिस है झंडेवालान में, वहाँ पर गया, लेकिन वहाँ पर जो DG SSPO हैं वो हमसे बात करने के लिए, मिलने तक के लिए राजी नहीं हुए। हालांकि उन्होंने हमसे कहा है कि अपॉइंटमेंट के लिए हमसे टाइम ले लीजिए, हमने अपॉइंटमेंट के लिए उनको दरख्वास्त दी है जी, लेकिन अभी तक वहाँ से हमारे पास कॉल नहीं आया है। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि जो एक सॉफ्टवेयर बनाया गया वो सॉफ्टवेयर को लागू भी कर दिया गया, अब वो सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है। अब हो यह रहा है कि इस सॉफ्टवेयर जो SAP है उसकी जगह पर एक्सेल में काम हो रहा है, यानी कि जो सॉफ्टवेयर काम करना चाहिए था, जिसका पेमेंट हो गया, तो एक कहना चाहिए कि एक बड़ा घोटाला भी हम कह सकते हैं इसको। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सपोर्ट्स करना चाहिए कंपनी को वो सपोर्ट नहीं कर रही है, उनके हेल्पलाइन नंबर काम नहीं करते हैं। सॉफ्टवेयर कब से लागू किया जा चुका है, कब इस सॉफ्टवेयर को इंट्रोड्यूस किया गया, कितना अरसा हो चुका है? खुर्रम, इस बारे में कोई जानकारी मिली? वो ये बता रहे थे कि उन्होंने कोशिश की लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो एक बड़ा मामला है जिसमें सबसे बड़ा नुकसान उन पब्लिशर्स का हो रहा है जिनको ऐड नहीं मिलता है, यानी कि जी
बिल्कुल, ये 22 मई को ये सॉफ्टवेयर जो है लागू कर दिया गया था, जो चलना चाहिए था, लेकिन आज 5 महीने के आसपास हो चुके हैं, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है। ये काम नहीं कर रहा है, ये अपनी जगह है, लेकिन इसका जो यानी कि अगर काम नहीं कर रहा है तो मैनुअल तौर पर इससे पहले पोस्ट ऑफिस में काम होता था, वो लोग जो है उसी तरीके से काम चलाने पर मजबूर हैं। इसका नुकसान जो सबसे बड़ा ये हो रहा है कि जो मैगजीन हैं, जो अखबारात हैं, जिनको पोस्ट किया जाता है, उसका तरीका ये होता है कि वीपीपी जो होता है, यानी कि वो लोग टैक्स देते हैं और उसके बाद जब वहां पर पार्सल पहुंचता है तो उसका पैसा पोस्ट ऑफिस को मिलता है। पोस्ट ऑफिस के जो है उस पर 5% ड्यूटी भी चार्ज करता है। ऐसा नहीं है कि वो फ्री में ये काम कर रहे हैं, तो वो पैसा इन पब्लिशर्स को मिलना चाहिए, लेकिन वो पैसा इनको नहीं मिल रहा है। दूसरी तरफ इनके पास कोई ऐड का वो नहीं है, जैसे ताहा और हुदा जैसी मैगजीन्स हैं जो सिर्फ जो कारी हैं, जो किताब खरीद रहे हैं, जो मैगजीन खरीद रहे हैं, सिर्फ उसी के पैसे पे चलते आ रहे हैं और शायद इसीलिए जिंदा भी हैं, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे जो मैगजीन हैं, अखबारात हैं, वो शायद उर्दू वालों को उस पैमाने पर एडवर्टीजमेंट आपने जो रिपोर्ट में लिखा है कि काफी लंबे टाइम के बाद 8,000 रुपए का इन्हें चेक मिला है, तो ये 8,000 रुपए का चेक ये नए सॉफ्टवेयर के इंट्रोडक्शन के बाद मिला या अपनी पुरानी तरीके से? बच्चों के रिसाले हैं वो भी इसी बेस पर चल रहे हैं जी साल। जी खुर्रम, देखिए ये दबाव बनाया उन्होंने, इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री को आरटीआई लिखी और जो बड़े अधिकारी हैं डाकखानों के, यानी कि जो रीजनल डाकखाने का हेड ऑफिस है नेहरू प्लेस में, उसके जो है ऑफिसर्स हैं, उनसे मिले, तो उसके बाद जब उन पर दबाव बना तो ये मैनुअल तरीके से मिला है। ये जो सॉफ्टवेयर जिसको चलना चाहिए था उस तरीके से नहीं मिला है। जब दबाव बनाया है तो वो इनसे बात कर रहे हैं कि एक चेक हम और देंगे, लेकिन इनका दूसरे उर्दू पब्लिशर्स हैं, उनका कहना ये है कि जो हमारी पेमेंट है वो लाखों में है, 8,000 में हमारा क्या होगा। खुद तकरीबन 8,000 कॉपियां वो इसी पोस्ट ऑफिस से जो है सेल की जाती हैं। दूसरी तरफ अफकार मिल्ली है, मिल्ली गज़ेट है, या मरकज इशाअत इस्लाम जो है, जमात इस्लामी का जो इदारा है जो बहुत सारी किताबें शाये करता है, उसका नुकसान ये हुआ है कि उन लोगों ने जो कोरियर कंपनीज हैं उनसे राब्ता कर लिया, क्योंकि वो बड़े पब्लिशर्स हैं। उन्होंने जब देखा यहाँ से पेमेंट नहीं आ रही है तो उन्होंने पोस्ट ऑफिस के इस सर्विस को छोड़ दिया, तो सरकार का भी नुकसान हो रहा है। यानी पोस्ट ऑफिस जिसको वजीर आजम कोशिश कर रहे हैं कि इसको बैंक बना दिया जाए, यहाँ के लोग बेरोजगार ना हो और इनको बंद ना करना पड़े, क्योंकि डाक का काम तो बहुत हद तक कम हो चुका है। अब जो काम बचा है वो सिर्फ इन्हीं मैगजीन्स का, खुतूत का काम बंद, मैगजीन का काम बचा है, और वो एक सॉफ्टवेयर अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और हद तो ये है कि डीजी पोस्ट ऑफिस हैं वो बात करने को तैयार नहीं है, उनको ये पता नहीं है कि ये प्रॉब्लम चल रही है। हालांकि 70 से ज्यादा कंप्लेन ऑनलाइन हो चुकी हैं, हमने अपनी रिपोर्ट में भी ये शामिल किया था, 70 से ज्यादा कंप्लेन ऑनलाइन हो चुकी हैं, तो ये पता होना चाहिए था, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई रास्ता निकाला जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक ऐसा कोई रास्ता निकालने की कोशिश नहीं की गई है। विशाल जी, तो खुर्रम, जैसा आपने बताया कि आपसे उन्होंने मिलना भी नहीं चाहा, वो न्यूज़ 18 के रिपोर्टर को टाइम नहीं देना चाहते थे और उन्होंने कहा है कि आप हमसे अपॉइंटमेंट लीजिए। तो आपसे अब यही दरख्वास्त होगी कि अपॉइंटमेंट मिले तो उनसे सवाल ज़रूर रखिए कि आखिर ये उर्दू के साथ, उर्दू वालों के साथ या उर्दू पब्लिशर्स के साथ ये इतनी जो सुस्त रवि है ये क्यों है, और आखिर ये जो पैसे का जो खेल चल रहा है, जो आपने पहले बताया कि हो सकता है कि ये गबन हो, एक तरह का घोटाला हो, तो क्या सच में ये घोटाला है, गबन है? आखिर इसका असर जो है वो उर्दू के सेहत पर पड़ रहा है। शुक्रिया आपका खुर्रम इस तफसीली बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। तो इसी मौजू के साथ अब आज का ये प्रोग्राम यहाँ पर ख़त्म होता है। आप बने रहें न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।